मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ द DLED थर्ड सेमेस्टर। आज का टॉपिक है जीवाणु, जिसको अंग्रेजी में बैक्टीरिया बोला जाता है। बैक्टीरिया आप सभी लोग जानते हैं, सूक्ष्मतम में जो जंतु होता है, सूक्ष्मतम जीवधारी के रूप में जो है जाना जाता है। अब आज हम जीवाणु की बात करते हैं। जीवाणु के स्ट्रक्चर की बात करेंगे, उसके पूरे लक्षण की बात करेंगे कि उसका क्या क्या लक्षण होता है, और उसके आधार पे हम इसको जो है बताएंगे कि क्या क्या महत्वपूर्ण जो है फिजियोलॉजी जिसको कार्य की करता है। तो जो जीवाणु जो होता है वो सरलतम जीवधारी होता है। क्या है? सरलतम जीवधारी है। जीवाणु सरलतम जीवधारी होता है। सरलतम जीवधारी का मतलब जो है, मैंने पिछले वीडियोस में बताया कि जो एक कोशिकीय एनिमल्स होते हैं, एक कोशिकीय जंतु जो होते हैं, जो कि एक कोशिका से बने होते हैं, उसका जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल होता है, उदाहरण होता है, वो बैक्टीरिया होता है, जिसको आप जीवाणु हिंदी में बोला जाता है। तो सरलतम जीवधारी होता है जिसको केवल माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखा जा सकता है। तो माइक्रोस्कोप के माध्यम से इसको देखा जा सकता है। और इसका जो मैंने कहा कि शरीर होता है वो एक कोशिका का बना होता है, इसलिए ये इसको एक कोशिकीय जीवधारी बोला जाता है। पिछले इस वीडियोज़ में हमने प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में बताया, और वहाँ पे उसके संगठन के, उसके शारीरिक संगठन या फिर संरचनात्मक संगठन के बारे में बताया। तो वहाँ पे आपने जाना था कि ये इसकी जो शरीर होता है वो एक कोशिका का बना होता है। तो आज हम जीवाणु की बात कर रहे हैं, तो इसीलिए बार बार सरलतम जीवधारी की बात कर रहे हैं। माइक्रोस्कोप से इतना सूक्ष्म होता है कि जैसा मैंने बताया कि एक सुई के नोक के बराबर में दसों लाख जो है जीवाणु पाए जा सकते हैं। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि कितना छोटा होता है, इसलिए इसको माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखा जाता है। विषाणु से छोटा होता है, मतलब विषाणु से छोटा और विषाणु से थोड़ा बड़ा होता है, और सभी से छोटा होता है, इसलिए जो है ऐसा कहा जाता है। तो सबसे पहली खोज जो है जीवाणु की, जो खोज है वो हॉलैंड के वैज्ञानिक एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। जैसा कि मैंने कल सूक्ष्म जीव के बारे में जब चर्चा कर रहे थे, तो उसमें हमने बताया था कि सूक्ष्म जैविकी के जो पिता हैं वो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक हैं, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले सूक्ष्म जीवों के ऊपर अध्ययन किया था। तो उसी प्रकार से बैक्टीरिया के संदर्भ में भी कहा जाता है कि जो जीवाणु के जो खोजकर्ता हैं, जीवाणु के जो पिता हैं, या हॉलैंड के जो फ्रांस ल्यूवेनहॉक ने की थी, और इसलिए इनको कहा जाता है कि जीवाणु विज्ञान का जनक। जीवाणु विज्ञान का जनक, जीवाणु विज्ञान का जनक बोला जाता है। ठीक है। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, ब्रांच होती है जहाँ पे बैक्टीरिया का अध्ययन होता है, तो फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी होता है जीवाणु विज्ञान के जनक। किसको? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। ल्यूवेनहॉक को।
और बाद में चल के बहुत सारे जो है खोजें हुई और उनके आधार पे जो रॉबर्ट कोच थे, क्योंकि रॉबर्ट कोच ने अलग अलग जो है बहुत सारे जीवाणु से होने वाले रोगों के का अध्ययन किया और उसके आधार पे इनको जो है बोला जाता है जो है रॉबर्ट कोच को आधुनिक जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। आधुनिक जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। कहा जाता है किसको? रॉबर्ट कोच को। रॉबर्ट कोच। लेकिन लुईस पास्चर एक नाम आते हैं। लुईस पास्चर ने जो है सबसे पहले ये बताया कि जो रोग होता है, अध्ययन करके ये निष्कर्ष निकाला कि जंतुओं के द्वारा ही किण्वन की प्रक्रिया होती है। फर्मेंटेशन, जिसको आप अंग्रेजी में बोल सकते हैं, फर्मेंटेशन की प्रक्रिया जो होती है वो बैक्टीरिया के द्वारा ही की जाती है। वहाँ पे आते हैं तो ये कह सकते हैं कि ये जो इनका इतिहास है, ये जीवाणु विज्ञान का जनक, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। आधुनिक जीवाणु विज्ञान का जनक जो है रॉबर्ट कोच को कहा जाता है। लुईस पास्चर जो है इसलिए जाने जाते हैं कि इन्होंने सर्वप्रथम जो है किण्वन की प्रक्रिया करके ये बताया कि जो है बैक्टीरिया के द्वारा ही किण्वन की प्रक्रिया की जा सकती है। तो इस प्रकार से अलग अलग तरीके से जो है बैक्टीरिया को परिभाषित किया जा सकता है। अब यहाँ से हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो ये जानने का प्रयास करते हैं कि एक जो जीवाणु होता है उसके कौन कौन से विशेष लक्षण पाए जाते हैं। एक जो जीवाणु होता है उसका क्या लक्षण होता है उसको हम देख लेते हैं और उसके माध्यम से समझते हैं। तो इसके लक्षण के बारे में हम कहना चाहेंगे। जीवाणु का लक्षण, कैरेक्टर्स, क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर अंग्रेजी में बोला जाता है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के कैरेक्टरिस्टिक फीचर कौन कौन से होते हैं, लक्षण कौन कौन से होते हैं, तो उसको हम लगातार समझते हुए चलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले जो बैक्टीरिया होता है, एक एक छोटे छोटे जो है हम उसको बताते हुए चलते हैं। जो जीवाणु होते हैं वो सर्वत्र पाए जाते हैं। अंग्रेजी में इसको कॉस्मोपॉलिटन बोलते हैं। ओमनी पैरेंट बोला जाता है कि हर जगह पे पाए जाने वाले हैं, वो चाहे मिट्टी हो, चाहे वायु हो, चाहे जल हो, या तो हर जगह पे पाए जाने वाले होते हैं। तो क्या कह सकते हैं कि जीवाणु हर स्थान पे पाए जाते हैं। जल, मिट्टी, वायु, हर स्थानों पे पाए जाने वाले जीवधारी होते हैं। तो पहला कैरेक्टर इनका ये हुआ। तो आप ये कह सकते हैं कि ये सबसे। अब मैंने कहा दूसरा लक्षण देखते हैं। मैंने अभी पहले बोला था कि विषाणु को छोड़ के, वायरस को छोड़ के जो जीवाणु होते हैं वो सबसे सरलतम होते हैं। किसको छोड़ के? विषाणु को। वायरस इससे छोटा होता है तो उससे जो जीवाणु है वो सबसे सरलतम है, सबसे सरलतम। हम बस 60 में लिखते हैं, आप समझते जाइए। जीवाणु क्या है? सबसे सरलतम जो है जंतु होता है। और तीसरी बात ये हो सकती है कि जीवाणु को केवल माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। माइक्रोस्कोप से ही इसको देखा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही छोटे होते हैं और ये जो है 2 माइक्रोन से लेके 10 माइक्रोन तक होते हैं। 2 माइक्रोन से लेके 10 माइक्रोन तक की इनकी साइज होती है, आकार होता है। और बहुत ही छोटे होने के कारण क्या करेंगे? सूक्ष्मदर्शी, या जो अंग्रेजी में माइक्रोस्कोप बोलते हैं, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इनको देखा जा सकता है। फिर कुछ अगले बिंदुओं पे चलते हैं कि जैसा कि जीवाणु जो होते हैं वो बहुत ही छोटे हैं। तो हमने जैसा कहा कि ये एक कोशिकी होते हैं। एक कोशिकी होते हैं। एक कोशिकी का मतलब एक कोशिका के बने होते हैं, जिसको हमने कहा था कि ये प्रोकैरियोट्स होते हैं।
कैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका की बनी होती हैं, एक कोशिकीय जीवधारी प्रोकैरियोटिक। अब जबकि प्रोकैरियोटिक का मतलब आपने समझ लिया, तो अब अगले पॉइंट ये आप समझ सकते हैं कि ये अगर ये प्रोकैरियोटिक है तो उसमें क्या नहीं पाया जाएगा, केंद्रक नहीं पाया जाएगा। केंद्रक क्या होता है, अविकसित होता है। क्या होगा, अविकसित केंद्रक होगा। मतलब इसमें क्या नहीं होगा, जो केंद्रक नहीं पाया जा रहा, तो केंद्रक झिल्ली, केंद्रक द्रव्य और केंद्रिका नहीं पाई जाती है इसमें। ठीक है, केवल जो है डीएनए पाया जाता है। वलय जो यहाँ पे क्रोमोसोम या डीएनए जो पाया जाता है, वो जो सेल का जो जिसको कोशाद्रव्य बोलते हैं, कोशाद्रव्य में ये डीएनए वलयाकार रूप में पाया जाता है, वलयाकार रूप में पाया जाता है। तो इस डीएनए को क्या बोलेंगे, इस डीएनए को यहाँ पे बोला जाता है न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड या जीनोफोर बोलते हैं, जीनोफोर बोला जाता है। मतलब ये जो डीएनए होता है वो कोशाद्रव्य में पाया जाता है, वलयाकार इनकी आकृति होती है और इनको न्यूक्लियोइड या जीनोफोर कहते हैं। किसको कहते हैं, इस डीएनए को कहते हैं। ठीक है, और इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती, हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती। अब हिस्टोन क्या प्रोटीन होता है, यहाँ पे हम आपको बता दें, अगर हम कहें विकसित न्यूक्लियस जहाँ पे केंद्रक झिल्ली, केंद्रक द्रव्य, केंद्रिका, उसके साथ साथ में जो क्रोमोसोम होता है वहाँ पे उससे जुड़ी हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है, आरएनए के साथ में वहाँ पे उससे जुड़ी रहती है, तो तब उसको विकसित न्यूक्लियस या फिर केंद्रक बोलते हैं। और जबकि ये कोशिका जीवाणु क्या है, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका का बना होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका इसका जो है रासायनिक संरचनात्मक संगठन है, तो इसमें जो केंद्रक नहीं पाया जाएगा, अविकसित होगा, डीएनए कोशाद्रव्य में वलयाकार फॉर्म में, और न्यूक्लियोइड और जीनोफोर उसको कहते हैं, जो कि हिस्टोन प्रोटीन क्या होती है, अनुपस्थित होती है, अनुपस्थित होगी। ठीक है, तो ये कुछ जो है इसके मुख्य लक्षण हैं। अब हम आगे चलते हैं कि जो इसकी कोशिका भित्ति होती है, अब हम थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर बनाए, ध्यान से देखिए, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, स्ट्रक्चर से हिसाब से समझिए आप। इस प्रकार से हम कोई एक स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका मतलब जीवाणु का स्ट्रक्चर है, हम उसको बनाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि मैंने कहा कि इसमें क्या नहीं पाया जाता, केंद्रक नहीं होता, कि तो डीएनए जो है इस प्रकार से इस रूप में यहाँ पे उपस्थित रहता है, तो ऐसे। और यहाँ पे क्या और चीज़ें होंगी, ध्यान दीजिएगा, इसके ऊपर एक कोट और होगी, इस प्रकार से देखें, अगर एक इसके ऊपर और आवरण है तो वो कहा जाता है कि वो कैप्सूल का आवरण होगा। अगर यदि पाई जाती है, नहीं पाई जाएगी, तो वो आवरण नहीं होगा उसमें। तो आप देखें, कुछ चीज़ें हम यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं, ध्यान दीजिए।
यहाँ पे इस किस प्रकार का बैक्टीरिया है जिसको हम जो है दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अब यहाँ से देखिए ये क्या इसको बोला जाता है, मीसोसोम। ये मीसोसोम होता है, ध्यान दीजिए। ये क्या होगा, ये इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, मेम्ब्रेन होता है। ये क्या होती है, कोशिका भित्ति होती है, कोशा भित्ति या कोशिका भित्ति होती है, भित्ति बोलते हैं। अगर हमने कहा कि ये पाया जाता है तो ये कैप्सूल होता है, कैप्सूल। फिर इसके साथ साथ में ये क्या हो गया, ये 70S राइबोसोम पाया जाता है, राइबोसोम्स पाया जाता है, ठीक है। उसके अलावा अब देखें ये क्या है, कोसा, इसमें कोसा द्रव्य भरा हुआ है, तो ये कोसा द्रव्य हो गया, कोसा द्रव्य है ये क्या हो गया, ये आपका जो वही डीएनए है जिसको आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं, जीनोफोर बोलते हैं, ठीक है। अगर ये इस प्रकार का बैक्टीरिया है जिसमें जो है क्या पाई जाती है, फ्लैजेला पाई जाती है, फ्लैजेला होती है, जहाँ पे गमन जेला, फ्लैजेला जो गमन की प्रक्रिया में भाग लेती है, जिससे कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक ये पहुंच सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत कुछ चीज़ें सामान्यतः पाई जाती हैं। तो एक सामान्य बैक्टीरिया का जितना भी इसके स्ट्रक्चर में चीज़ें पाई जाती हैं वो करीब करीब हमने सब बनाई हैं। तो आपको बताएं, ये देखिए कोशिका भित्ति है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अंदर की तरफ जो है इस प्रकार की संरचना बनी है, तो इसको मीसोसोम बोलते हैं। ये माना जाता है मीसोसोम, जैसे यूकैरियोटिक कोशिका में जैसे माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन की प्रक्रिया करता है, उसी प्रकार से ये मीसोसोम भी श्वसन की प्रक्रिया में संभवतः भाग लेता है। यहाँ पर मैंने कहा कि कोसा द्रव्य भरी हुई है जिसमें अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। ऑर्गेनिक जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और अकार्बनिक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर, ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर प्रोटीन, लिपिड्स, ये पाई जाती हैं। इसमें 70S राइबोसोम पाया जाता है। 70S प्रोकैरियोट का स्पेशल फीचर है, कैरेक्टर है कि इसमें 70S राइबोसोम का पाया जाना। इसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हर प्रकार के जो सेल होते हैं उसके जो आइडेंटिटी होती है, जो उसका अस्तित्व होता है, एक आकार होता है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्म, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन या इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला गया है। और इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे मीसोसोम जो है अंदर की तरफ मुड़ के संरचना बनाती है। एक से अधिक भी मीसोसोम्स पाए जा सकते हैं। इसके ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है कोशिका भित्ति, और इस कोशिका भित्ति जो होती है यहाँ, अब मैंने लिखा कि अगर अगला पॉइंट दें तो कोशिका जो कोशा भित्ति होती है, कोशा भित्ति वो जो होती है काइटिन की बनी होती है। काइटिन क्या है, ये आपका काइटिनस, काइटिन जो है एक पदार्थ है, जैसे सेल्यूलोज होता है, तो जो पौधे होते हैं उनमें वो जो सेल वॉल होता है या जिसको कोशिका भित्ति बोलते हैं, वो सेल्यूलोज का बना होता है, जबकि बैक्टीरिया में जो सेल वॉल पाया जाता है वो काइटिन का बना होता है। तो इस प्रकार से इसमें भी अंतर है। अब अगर वो बैक्टीरिया कैप्सूल को धारण किया है और अपने बॉडी को कवर किया है तो उसको कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया बोलते हैं, कि कैप्सूल से युक्त बैक्टीरिया है। और उसके साथ में अगर इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एक बेसल ग्रेन्यूल बोली जाती है, यहाँ से अगर इस प्रकार की लीफ लाइक बोलते हैं कि बहुत ही पतली जो संरचना पाई जाती है, तो उसको फ्लैजेला बोलते हैं। और फ्लैजेला का काम होता है कि मूवमेंट करना या फिर जो है गमन में क्या कहते हैं, गमन में भाग लेना।
अब जबकि अब हम आपको बताएं जो बैक्टीरिया होता है इसमें जो है ये स्वपोषी और परपोषी दोनों प्रकार के होते हैं। जो बैक्टीरिया होते हैं वो स्वपोषी भी हो सकते हैं और परपोषी भी होते हैं। स्वपोषी व परपोषी परजीवी के रूप में होते हैं। मतलब कि इसमें जो है स्वपोषी होने के लिए जिस प्रकार से पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा भोजन बनाते हैं, उसी प्रकार से जो है क्लोरोफिल की ही तरह इसमें भी जो है पिगमेंट रंगा पदार्थ पाए जाते हैं, जिनकी मदद से ये स्वपोषण की प्रक्रिया कर पाते हैं। और इसके अलावा जिन जीवाणु में ये नहीं पाए जाते वो परजीवी या परपोषी होते हैं और दूसरों के ऊपर जो है उपस्थित होकर अपने भोजन को प्राप्त करते हैं और उसे हानि पहुंचाते हैं। तो इस प्रकार से इनका ये भी तरीका नेचर है। और इसके आगे हम चलते हैं तो जो बैक्टीरिया होता है वो कई इसके जैसे कह सकते हैं कि अंग्रेजी में बोला जाता है फॉर्म, ये कई रूप में होता है। तो रूप का जो है ये गोल भी हो सकता है जिसको कोकस बोलते हैं। इसका जो आकार है आकार गोल या छड़ी नुमा बोल सकते हैं, छड़ी नुमा या फिर जो है कामा की तरह, जिस प्रकार से हम कामा लगाते हैं तो कामा भी होता है और सर्पिल भी होता है, सर्पिल होता है। तो आप देखिए विशेषकर 3 इसमें यहाँ पे दिया गया है। गोल उसकी पूरी संरचना गोलाकार होगी, या फिर जो है छड़ी के आकार की होगी, या फिर जो है सर्पिल होगी, इस प्रकार से सर्पिल के आकार की होगी। हम आपको अभी आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। देखिए जैसे ये गोल आकार ये है, छड़ी नुमा ये होती है और सर्पिल ये होती है, ये इस प्रकार से। तो 3 प्रकार। इसके अलावा भी बैक्टीरिया होते हैं जो बैक्टीरिया को अंग्रेजी में प्लियोमार्फिक बोलते हैं, कि मतलब 2 या 2 से अधिक जो है आकार को ये अपने पास रखती है। अलग अलग बैक्टीरिया जो होते हैं अलग अलग प्रकार के, अलग अलग शेप के, आकार के और जो है अलग अलग साइज के होते हैं। तो इसलिए इनका जो देखिए हमने आपको शेप भी बताया। इसके अलावा जो बैक्टीरिया होते हैं मैंने कहा कि इसमें विशेषकर पर्णहरिम पौधों की तरह नहीं पाया जाता, लेकिन तब भी जो है कुछ उस प्रकार के जो है पिगमेंट को रखते हैं जिसके कारण ये स्वपोषी भी होते हैं और परजीवी, और नहीं रखने के कारण परजीवी हो जाते हैं। इसके अलावा जो है जीवाणु जो होते हैं वो समूह में भी पाए जा सकते हैं या अकेले पाए जाते हैं, अकेले या समूह में पाए जाते हैं। अकेले पाए जाएंगे या फिर समूह में पाए जाएंगे। मतलब या तो अकेले में पाए जाते हैं या समूह में पाए जाते हैं। जब हम कि गोलाकार या फिर इसके छड़ी नुमा जब संरचना को देखेंगे तो उस प्रकार से हमें मालूम पड़ेगा। उसी प्रकार से ये जो जीवाणु होता है वो जीवाणु जो होता है वो क्या करता है, वो जो है इसमें जो प्रजनन या फिर प्रजनन की प्रक्रिया होती है मुख्यतः विखंडन के द्वारा होती है। विखंडन अंग्रेजी में इसको बाइनरी फिजन बोलते हैं। विखंडन के द्वारा प्रजनन की प्रक्रिया करेगा, प्रजनन की प्रक्रिया होती है। लेकिन लैंगिक जो प्रक्रिया है इसमें ज़्यादातर लैंगिक जो प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत जो है कुछ जैसे कह सकते हैं कि लैंगिक प्रक्रिया ना होके इसमें आनुवंशिक पुनर्संयोजन की प्रक्रिया होती है, जिसको रिकम्बिनेशन बोलते हैं। आनुवंशिक पुनर्संयोजन, आनुवंशिक पुनर्संयोजन की प्रक्रिया होती है। तो इसको जेनेटिक रिकम्बिनेशन बोलते हैं अंग्रेजी में, जिसमें ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन और कॉन्जुगेशन, 3 ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन और कॉन्जुगेशन की प्रक्रिया होती है।
तो ये इस प्रकार से जो है कुछ विशेष प्रकार का इनमें लक्षण होता है। मैंने कहा ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, फॉर्मेशन और कॉन्जुगेशन। अब ये क्या है? कॉन्जुगेशन मतलब दो जो है बैक्टीरिया आपस में जुड़ के अपने जेनेटिक मटेरियल, अपने जो आनुवंशिक पदार्थ है उसको जो है क्या करें, ट्रांसफ़र कर लें। ट्रांसफॉर्मेशन की भी प्रक्रिया में भी जो है जो आनुवंशिक पदार्थ होता है उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, लेकिन ये ज़्यादातर जो है जो फेज वायरस होता है और जो जीवाणु होता है उनके बीच में देखने को मिलता है, जबकि वायरस जो है अपने आनुवंशिक पदार्थ को छोड़ के जो बैक्टीरिया के साथ में संयुग्मन कर लेता है, जुड़ जाता है, उसके बाद जो है वहाँ पे दूसरे प्रकार के बैक्टीरिया का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि वो क्या बना लिया, पुनर्संयोजित कर लिया। और ट्रांसडक्शन में और उसी प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन में भी अलग अलग प्रकार के जो है बैक्टीरिया पुनर्संयोजन के माध्यम से होते हैं। तो इस प्रकार से आपने कुछ अलग अलग जो है इसके विशेष कैरेक्टर को जाना, समझा, और कुछ चीज़ों को हम और भी बताते हैं जिनके माध्यम से आप और इसको वास्तविकता रूप में समझ पाएंगे। जैसा भी मैंने कहा था कि ये प्रोकैरियोटिक सेल है, तो समझ सकते हैं कि इसमें जितने भी कोशिकांग होंगे, कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडीज़ है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और जो विशेषकर जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं। और ये जो है बैक्टीरिया का कुछ महत्वपूर्ण जो है लक्षण होता है। जो जीवाणु है, जैसा कि मैंने स्ट्रक्चर में बनाया था, तो इस प्रकार से ही दिखाई पड़ता है, इस प्रकार से वहाँ पे होता है। तो बैक्टीरिया जो है, कुछ बैक्टीरिया जो लाभदायक भी होते हैं और कुछ बैक्टीरिया हानिकारक भी होते हैं। तो जिनसे, जैसे मैंने कहा कि अगर दही बनाना है, पनीर बनाना है, खमीर को बनाना है, तो वहाँ पे जीवाणुओं का रोल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उसी प्रकार से हमारे जो शरीर में अंतः जो हमारे अंग होते हैं वहाँ पर भी कुछ अलग अलग प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं, तो वहाँ पर भी उनकी प्रमुख भूमिका है। उसी प्रकार से अलग अलग प्रकार के जो रोग होते हैं वो भी बैक्टीरिया के माध्यम से ही फैलते हैं। तो इस प्रकार से हमने कहा कि बैक्टीरिया की भूमिका दोनों प्रकार से है। वो हार्मफुल भी हो सकते हैं, वो बेनिफिशियल हो सकते हैं, मतलब लाभदायक होते हैं या फिर हानिकारक हो सकते हैं। तो इस प्रकार से इस टॉपिक में हमने जीवाणु और उसके लक्षण से संबंधित चीज़ों को बताया। अगले चैप्टर में हम जीवाणु की प्रकृति और उसके वासस्थान या फिर जीवाणु कितने प्रकार का होता है और उसको समझाने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर इस लेक्चर में आपने ये समझा कि जो जीवाणु होता है वो विषाणु से भी क्या होता है, छोटा होता है। विषाणु को छोड़ के जो है सबसे सरलतम और छोटा जीवधारी है, जो कि सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देखा जा सकता है। तो जैसे कहने का मतलब ये है कि अभी अगर हम और गहराई में चलें तो जो जीवाणु होते हैं वो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव का मतलब ये होता है कि जो हार्मफुल होते हैं, जो लाभदायक होते हैं, जो हानिकारक अभी हमने बात की थी। तो इसमें एक वैज्ञानिक थे ग्राम, उन्होंने इसको प्रयोगशाला में जो अभिकर्मक होता है, अभिरंजक होता है, उसको ऊपर डालने के बाद कलर के आधार पे यहाँ पे इसको जो है बताया था कि कुछ जो जीवाणु होते हैं वो क्या कहते हैं कि सकारात्मक और कुछ नकारात्मक, मतलब कुछ धनात्मक, कुछ जो है ऋणात्मक तरीके से अपने आप को प्रदर्शित करते हैं, और उसी के आधार पे उनकी जो कोशाभित्ति होती है वो भी अलग अलग होती है। तो इस हिसाब से जीवाणुओं में बहुत सारे जो है परिवर्तन होते हैं, अलग अलग जो है
वहाँ पे उनकी क्रियाविधि होती है और उसी के आधार पे तो हर जीवाणु हर प्रकार के नहीं होते हैं। जैसा मैंने बताया, कोई गोल है, कोई छड़ी नुमा है, कोई जो है कामा की तरह है, कोई सर्पिल है, कोई और भी प्रकार की होती हैं और उसी के आधार पे उनकी संरचना होते ही उनकी क्रियाविधि भी होती है और ये अलग अलग जगह पे अलग अलग जो है अनुकूलन करते हैं और उस हिसाब से अपनी प्रक्रियाओं को शो करते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। धन्यवाद।